अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। एक तरह से देखा जाए तो तमाम मामला ख्वाह वो बैनुल अक़वामी हो या मकामी सियासत हो, पिवट होते हुए नज़र आते हैं मुल्की मईशत पर। और एक तरह से महवर करती हुई, पिवट करती हुई हमें मौजूदा हुकूमत भी इस तरह से नज़र आती है, क्योंकि पिछली जो हुकूमत थी PTI की, उनको घर भेजने का या उनको हटाने का एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था, जो कि प्रेजेंट हुकूमत बताती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट बताती है, वो ये था कि मईशत के तौर पर जो ज़रूरी इस्लाहात हैं वो की जाएँ और आवाम तक मच नीडेड जो रिलीफ है वो उन तक पहुँचाया जाए। इसका हुसूल कितना हो पाया है, आगे कहाँ और मज़ीद रोड मैप है? क्योंकि अगर असेंबलीज़ अपनी मुद्दत पूरी भी करती हैं तब भी एट बेस्ट अगले साल तक का वक्त है। IMF पैकेज के लिए बहुत सी शराइत हमने मानी, कितना और इसमें मज़ीद हमें एफर्ट डालना होगा और आगे क्या इसकी राह हमवार होने वाली है और उसके मुआशी तौर पर क्या मज़ीद असरात होंगे? आज हम बड़ी होलिस्टिक बहस इन तमाम एतबार से करेंगे और बिलखुसूस मईशत और सियासत का जो एक आजकल एक बहुत ही अनडिनाइबल वास्ता या रिश्ता है, उसको भी हम लोग इसी तौर से ज़ेर गुफ्तगू रखेंगे। एंड आई एम जॉइंड बाय इन दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो हमें इसमें इस पूरी नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना, और स्टेयर करेंगे आप इस पूरी बहस को। थोड़ी सिमत हम एट द एंड टुवर्ड्स द कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त एक तो रोड मैप क्या है और अल्टीमेटली कौन से गोल पोस्ट्स हैं जो कि अचीव करने हैं आपने। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए डॉक्टर मिफ्ता। आई एम वेरी ऑनर्ड टू होस्ट यू। पहले अगर IMF के बारे में बात शुरू कर लें, IMF का पैकेज हमने बहुत कुछ किया, इसके लिए काफ़ी सारे शराइत माने, अपने बजट में भी मच नीडेड ट्वीकिंग की IMF ने जैसे जैसे हमें कहा। ये अब पैकेज एट द एंड, ये डील कितनी दूर है हमसे? मैं चंद दिनों से कह रहा हूँ कि चंद दिन दूर है, लेकिन चंद दिन ही दूर है। मतलब कोई मेजर हर्डल नहीं था। जिस दिन बजट पास हो गया था उस दिन मेजर हर्डल्स तो ख़त्म हो गए थे। ज़ाहिर है, हमारी एक IMF ने भी ट्वीट किया था कि हमने इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस कर ली और हम एक जगह पे पहुंच गए। उसके बाद MEFP भी मिल गया। अब आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें जो हैं वो एक एक माइलस्टोन हो रहा है। पहले हमने बजट के ऊपर एग्रीमेंट करा, IMF ने एक ट्वीट किया कि उसके बाद फिर और मज़ीद चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ, तो उन्होंने MEFP भेज दिया। अब MEFP की लैंग्वेज पे थोड़ी सी बातचीत हो रही है। हमने अपना तमाम फाइनल रिस्पॉन्सेज इनको दे दिए थे कल। फिर जो इनके सवाल थे, कुछ और डेटा हमने इनको शेयर करना है, कुछ प्रोविंशियल डेटा शेयर करना है। आई थिंक ईद से पहले कोई खुशखबरी या ईद के फौरी बाद खुशखबरी, क्योंकि तकरीबन इसी आवाम के लिए खुशखबरी है, मतलब इंशाअल्लाह ताला इसी असना में हो जाएगी, इन्हीं दिनों में हो जाएगा। अच्छा, एक और बात जो सुनने में आ रही है, वैसे अभी तक तो ये इत्तलात ही हैं हमारे पास, वो ये है कि गालिबन नैब की जो तरमीम हैं उनके हवाले से भी IMF की कुछ रिजर्वेशंस हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि श्रीलंका के हवाले से IMF हैज़ ऑल्सो ट्वीटेड दैट दे नीड टू टाइटन देयर एंटी करप्शन लॉज। श्रीलंका के सर मुझे नहीं पता श्रीलंका से क्या उनकी बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। IMF ने ये बात ज़रूर करी है कि एंटी करप्शन के ऊपर एक एफर्ट्स के ऊपर कोई डायग्नोस्टिक आप दें। मैं उस पर बड़ी खुशी से दूंगा। मैंने IMF को कहा है कि आप हमको बताइए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। मैं तो ख़ास तौर पे 3 चीज़ें देखना चाहता हूँ। नंबर 1 कि क्या एंटी करप्शन लॉज इफ़ेक्टिव हुए हैं पाकिस्तान में या नहीं, क्योंकि आपको इतने अरसे से इतने मुश्किल ड्रैकोनियन एंटी करप्शन लॉज हैं, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन तो आम चल रही है। यहाँ पे तो ख़वातीन अव्वल जो हैं वो अंगूठियाँ ले लेती हैं, तो करप्शन तो चल रही है। दोयम ये कि क्या जो नैब के लॉज हैं या एंटी करप्शन के लॉज हैं, नॉट नैब, एंटी करप्शन के लॉज हैं, क्या ये इफ़ेक्टिव गवर्नेंस को रोकते हैं? व्हाट इज़ द ट्रेड ऑफ बिटवीन गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन लॉज? क्योंकि आपने सुना है पिछले दौर हुकूमत में जब इनकी वो भी यही कहते थे, वैसे नहीं, पिछले दौर हुकूमत की शौकत तरीन साहब भी कहें, जब भी इनकी हम कोई भी नाअहली पकड़ते थे तो वो कहते थे, हमने कहते थे भाई $4 की आपको गैस मिल रही थी, आपने नहीं ली, आप $35 की लेते हैं, तो बोला $4 की इसलिए नहीं ली कि नैब के कवानीन थे। ये आपने क्यों नहीं किया? नैब के कवानीन थे। ये क्यों नहीं किया? नैब के कवानीन थे। तो फिर ये भी देखें ना आदमी कि क्या अगर वो सच कह रहे हैं तो गवर्नेंस और इसमें क्या फ़र्क है। और तीसरा सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो नैब या अगेन एंटी करप्शन के कवानीन बनते हैं हमारे मुल्क में, क्या इसको इस्तेमाल किया गया है सियासी मुखालिफिन को के ऊपर जबर करने पे, सियासी मुखालिफिन को परसिक्यूट करने पे, उनको हरासा करने पे, उनको उनके खिलाफ उनको विक्टिमाइज करने पे? क्या ये भी एक मैटर ऑफ वरी है IMF के लिए, या इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान
पाकिस्तान की, मैं मुझे इंटरनेशनली मुझे नहीं, पाकिस्तान के अंदर आप अगर आप कानून कवानीन को देख रहे हैं, एंटी करप्शन कवानीन को देख रहे हैं, तो ये 2-3 चीज़ें तो देखनी ज़रूरी हैं। एंटी करप्शन, ये जो नैब के कानून थे, अगर उधर से शुरू करते हैं, हालांकि अगेन IMF इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट नैब, कि नैब बनी थी इसलिए कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की पेट्रियट बनी गई, एक वोट तोड़ा गया, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब मुशर्रफ दौर में उनको मदद करने के लिए बनाया गया, हुकूमत बनाने में। उसके बाद जब आप मुशर्रफ साहब के साथ मिल जाते थे तो वो हो जाता था। इमरान खान के दौर के अंदर मुझको बंद किया, शाहिद अब्बासी को बंद किया। ये नहीं था कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर था, बर्डन ऑफ प्रूफ भी हम लेने के लिए तैयार थे। हम ये कह रहे थे नैब से, और आज भी कह रहे हैं कि जो हमने टर्मिनल पाकिस्तान में लगाया उससे सस्ता टर्मिनल दिखा दो दुनिया में। अगर उससे सस्ता टर्मिनल है तो मैं जेल में रहूँगा 10 साल तक। उस दुनिया के सस्ता तरीन टर्मिनल था, उसको लगाने पे उन्होंने शाहिद अब्बासी को बंद कर दिया और मुझको बंद कर दिया। सोचिए आप, शाहिद अब्बासी के ऊपर केस था कि वो LNG सस्ती महंगी लेकर आए। आज अगर उन्होंने वो LNG नहीं ली होती तो ये मुल्क का क्या हाल होता। तो ये 35-40 डॉलर ये जो झूठ का सैलाब था, तो ये कवानीन ऐसे थे ना कि जो इसको पॉसिबल करते थे कि भाई किस किस्म के कवानीन है। तो ये होलिस्टिकली देखना है और वो देखेंगे, लेकिन ये कोई IMF का प्रायर एक्शन नहीं है, प्रायर एक्शन नहीं, लेकिन उसके अलावा आपने उनका एक ताल्लुक या मेल बता दिया कि मईशत से क्या है। अच्छा मिफ्ता साहब, ज़ाहिर है जब हम मईशत की बात करते हैं, पेट्रोल ये एक सबसे इम्पोर्टेंट गालिबन टॉपिक है, और बिलखुसूस IMF को लेकर 50 रुपए तक लेवी भी अब पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर चुकी है। अब ये मामला कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसका एक डायरेक्ट टग ऑफ वॉर है, ख़ासतौर पर आपके जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ। मरियम नवाज़ अभी एक अपने हाल के जलसे में ये कह चुकी हैं कि अगर $1 भी कम हुआ पेट्रोल पर तो उसका आप जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुँचाएंगे। एंड आई थिंक यू टू हैव ट्वीटेड अबाउट पेट्रोलियम प्राइसेस ड्रॉपिंग, जो आपने सिटी की एक रिपोर्ट कल ही ट्वीट की है। एक्चुअली वो तो ऐसे ही मैं लोगों को कह रहा था, क्योंकि लोग जो है वो बार बार हर किस्म की बुरी खबर देते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट सर इन रियल सेंस आवाम के लिए तो वो अच्छी तभी होगी जब उन तक इसका फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखें इस तरह शुरू करते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस हमने क्यों बढ़ाई। जब पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, जब हम आए थे, तो उसके बाद पेट्रोल जब ऑयल $120 का हो गया तो आप एक महीने का 120 अरब रुपया नुकसान कर रहे थे। कौन को नुकसान कर रहा था? हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान किसका है? हम सब का है। एक एवरेज पाकिस्तानी इज़ द ओनर ऑफ हुकूमत पाकिस्तान। एवरेज पाकिस्तानी की तनख्वाह जो है वो 40-50 हज़ार रुपये है, ठीक है। वो मालिक है पाकिस्तान का, हम सब मालिक हैं पाकिस्तान का। हम 120 अरब रुपए दे रहे हैं सब्सिडी के अंदर। अब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 120 अरब रुपया कितना होता है, 12 लाख करोड़ रुपया, कि हम पूरी हुकूमत चला लेते हैं ना, पूरी सिविलियन गवर्नमेंट वो 40 अरब में चलती है, उससे 3 गुना ज़्यादा नुकसान कर रहे थे। हम दिवालिये की तरफ जा रहे थे, जो कि ब्लैंकेट सब्सिडी है, कंप्लीट दिवालिये की तरफ। इस पिछली PTI की हुकूमत ने 2 साल से टैरिफ रीबेसिंग नहीं की थी, बिजली की टैरिफ नहीं बढ़ाए थे। 2 साल से तकरीबन 1.5 साल से ऑयल के गैस के रेट्स नहीं बढ़ाए थे, जबकि ऑयल इस असना में $50 से $45 से $120 तक पहुंच गया। तो जाहिर है जब, यानी 2 साल में आप कहते हैं कि पेट्रोल के रेट्स इनको बढ़ाने चाहिए। पेट्रोल के नहीं, गैस के रेट्स नहीं बढ़ाए थे और बिजली के नहीं बढ़ाए थे, ठीक है। पेट्रोल तो ये हर महीने बढ़ा रहे थे फरवरी तक। जब खान साहब को ये लगा कि जब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, महंगाई थी, लेकिन जब इनको लगा कि इनकी हुकूमत जा रही है तो फिर उन्होंने बहुत सारे एक्शंस ले लिए। इससे पहले तो अच्छा, और जब मैं IMF के पास गया, मैं तो आते साथ तीसरे दिन IMF के पास चला गया, तो IMF ने कहा कि ये जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान ने माहिदा किया है, इसके ऊपर चलते हैं। उस माहिदे के तहत आज 30 रुपये लेवी लगनी चाहिए और 45 रुपये के पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स लगना चाहिए। उस माहिदे के मुताबिक सब्सिडी खत्म करके फिर उसके बाद मजीद इजाफी तौर पर पेट्रोल, अराउंड 75 रुपीज़ ऑन पेट्रोल एंड 81 रुपीज़ ऑन डीजल। उसके बरक्स मैंने 30 रुपये पेट्रोल पे लगाया और सिर्फ 5 रुपये डीजल पे लगाया। सर इफ आई मे ऐड, आपने सब्सिडी को कुछ अरसे तक कंटिन्यू भी तो रखा है ना, आपकी ही बिल्कुल रखा है, और उस वक्त गालिबन आपने ज्यादा सब्सिडी दी है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर रेट्स बढ़ चुके थे। नहीं, सब्सिडी हमने 3 हिस्सों में कम की। पहले 30 रुपये बढ़ाया, फिर 30 रुपये बढ़ाया और फिर 60 रुपये बढ़ाया डीजल को, और 30 रुपये करके 3 मरतबा में पेट्रोल को बढ़ाया था। लेकिन गालिबन एक माह या 1.5 माह तक इनिशियल कुछ अरसे तक हमने उसको हम 11 फरवरी को आए, मेरे ख्याल से मैंने मई के अंदर ये बढ़ानी चीज़ें शुरू की हैं।
अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को हम डिफ़ॉल्ट करते, तो सबसे पहली जो हमारी बात थी वही कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। तो ये अगर खुदा ना खास्ता आज डिफ़ॉल्ट हो जाता पाकिस्तान, तो श्रीलंका के अंदर 8-8 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलता है, स्कूलें बंद कर दी हैं, कई अस्पताल बंद हो गए दवाइयों की शॉर्टेज से। तो अल्लाह ना करे उस तरफ तो नहीं लेके जा रहा था मेरे मुल्क को। जो भी मुझे करना था, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो इक़दाम किए। अगर बिजली बढ़ानी है, पेट्रोल बढ़ाना है, सॉरी डीजल बढ़ाना है, पेट्रोल बढ़ाना है, तो वो हमने किया। अब उसके साथ फिर एक टैक्स लेके आना था। अब टैक्स लेके जब पेट्रोल ने बढ़ाया, तो ये भी बता दूं कि पहले हमने स्कीम बनाई सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल की, जिसके तहत लोगों को 2-2 हज़ार रुपये महीना दिया गया, जिनकी घरेलू आमदन 40,000 से कम थी। वो फ़ोन करते 786 पे, हम उनको रजिस्टर करते, 12 लाख लोगों को हम उसके पैसे दे चुके हैं, 2,000 रुपये जून में, और अगले पूरे साल में हर 2 महीने 2,000 देंगे। उसके अलावा बिस्प के जो 76 लाख रिसिपिएंट ख़वातीन हैं, उनको 2-2 हज़ार जून में एक्स्ट्रा दिए हैं। तो हमने गरीबों को प्रोटेक्ट किया और अमीर लोगों को 10% सुपर टैक्स लगाया। मैं बड़ा फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्री के ऊपर भी 10% टैक्स लगा दिया। तो हमने शेयर्ड सेक्रीफाइस करी है। हम जैसे जो साहिब सरवत लोग हैं, हमने टैक्स दिया है। पहली मरतबा पाकिस्तान में हमने इतना डायरेक्ट टैक्स लगाया है, और पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो जो 3 साल से गिर रहा था, उसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। अच्छा, एक और बात है इसमें मिफ्ता साहब कि एक जो पॉलिटिकल हम इसका आर्ग्यूमेंट देखते हैं, बिल्कुल इसके बरक्स, जब आप लोग अपोजिशन में थे और बिलखुसूस आपके हवाले से आपके पुराने क्लिप्स जैसे ये लोग प्ले आउट करते हैं, ये कहते हैं कि आप उस वक्त कहते थे कि इन्होंने बहुत महंगाई कर दी, और आपकी एक गालिबन फेसबुक की पोस्ट थी जब आप लोग मार्च पे निकले थे, महंगाई मुकाओ मार्च है रिकॉल, उसमें आपने कहा था कि कौन आम आदमी है जो कि 150 रुपये फी लीटर पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें तो अब है तो सही, लॉजिकली दीज आर फैक्चुअल नंबर्स जो वो आ रहे हैं सामने। 150 एंड एज कम्पेयर टू 150 तकरीबन 250। मार्च की काफ़ी पहले की बात है। देखें, उस ज़माने में पीटीआई ने 21 रुपये वो लगाई हुई थी लेवी। उससे पहले पीटीआई ने 10% सेल्स टैक्स लगाया हुआ। करेक्ट। हमारी गुजारिश उस वक्त भी ये थी कि ये जो हालात बुरे हैं, तो इस वक्त आपको ये टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है। हम पीटीआई से ये पूछते हैं कि आपने इतनी महंगाई क्यों की थी। मिसाल के तौर पर हम ये किसने लॉजिक बताई थी कि 48 रुपये की चीनी एक्सपोर्ट कर दो और 96 रुपये की चीनी इंपोर्ट कर लो। ये किसने लॉजिक बताई थी कि 8 लाख टन गंदम जो है वो आप चिकन फीड में दे दें, पोल्ट्री फीड में दे दें। ये किसने लॉजिक बताई थी कि आप लाखों टन जो है वो गंदम स्मगल होने दें अफगानिस्तान उधर के थ्रू सेंट्रल एशिया। ये किसने लॉजिक बताई थी कि 3-4 लाख टन आप यूरिया, जिसको हम सब्सिडाइज करते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी किसान को ना मिले और अफगानिस्तान और ईरान चले जाए। तो ये जो इनकॉम्पिटेंस थी जिससे महंगाई बढ़ती थी, वो तो कम आई ना। देखें आप, शहबाज शरीफ आए तो चीनी की कीमत कम हुई ना। इमरान खान, हम 5 साल तक नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में, नवाज़ शरीफ 55 रुपये पे आए थे जब आए थे तो चीनी थी, और जब छोड़ के गए शायद अब्बासी तो 53 पे चीनी थी। हमने एक ब्रैकेट में रखी। जैसे ही नवाज़ शरीफ चले गए, शायद अब्बासी चले गए, तो चीनी चले गई 70, 80, 90 रुपये की, 100, 100, 150 रुपये की हो गई चीनी। जब खान साहब की हुकूमत थी, चीनी कंट्रोल नहीं कर सके, उन्होंने कहा मैं प्राइसेस कंट्रोल करने नहीं आया। जैसे ही शहबाज शरीफ आया, चीनी क्यों सस्ती हो गई, क्या वजह है? और उसके बाद आप देखें कि आज भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में पूरे पाकिस्तान में हम 70 रुपए की चीनी बेच रहे हैं। बिल्कुल, वो आप हम 40 रुपए का आटा बेच रहे हैं। खुर्दनोश के हवाले से आर्गुमेंट दैट होल्ड्स ट्रू। हम घी को सस्ता बेच रहे हैं। हाँ। तो जिधर हमने हमारे गरीब भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर सके हैं वो किया है। और मैं बैक इन द डे सर, आपका जो क्रिटिसिज्म था वो डायरेक्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर था। पेट्रोलियम मसनूआत पे भी था, पेट्रोलियम मसनूआत पे भी था, और दीगर चीज़ों पे भी था। और ये दीगर चीज़ों को भी महंगा होने से रोकना चाहिए था। और हम पेट्रोलियम पे टैक्स की बात कर रहे थे। अब अगर दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो जाता है, मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आज तो ब्रेंट सस्ता हुआ है, कल तो ब्रेंट सस्ता हुआ है, इंशाल्लाह ताला अगर ये ट्रेंड रहा, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये ट्रेंड चलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा रिलीफ। ठीक है। इसकी सस्टेनेबिलिटी, पार्डन कि मैं आपको उसमें वो कर रही हूँ, अब इसकी सस्टेनेबिलिटी आप कितने दिन तक अंडर वॉच रखेंगे कि अगर इतने रोज तक ये गिरावट रही तो आप इसका फायदा देंगे? एक ऑटोमेटिक फार्मूला है। हाँ। और फार्मूला ये है कि 15 दिन, पिछले 15 दिन की प्लेट्स की प्राइस होती है डीजल की और पेट्रोल की, उस प्राइस के को एवरेज करके हम पेट्रोल फेयर अनाउंस करते हैं। ठीक है, सही। अब अगर किसी दिन भी आप जैसे 10 तारीख को, तो आप पिछली 25 से लेकर 10 तारीख तक 15 दिन की एवरेज करेंगे और उसकी प्राइस, और उसमें अगर कोई कमी हुई तो फिर वो जो कमी ज़्यादा हुई है वो पास ऑन कर देंगे। तो मुझे ऐसी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद लगती है, क्योंकि $10 की प्राइस कम हुई है ब्रेंट की, लेकिन ब्रेंट से नहीं, हम तो प्लेट से ले रहे होते हैं, तो प्लेट्स की भी मखा से आज $11-12 सिंगापुर में बंद क्लोज हुई थी, तो कम हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और पेट्रोल की भी कम हुई थी और उस डीजल की थोड़ी सी ज़्यादा कम हुई है, तो वो पास ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह आवाम को।
डॉक्टर साहब, आप यू काइंड ऑफ टिक ऑल द बॉक्सेस फॉर अ गुड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक मैनेजर। माशाल्लाह यू आर अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, फिर आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस भी है बिजनेस वगैरह को लेके। आप अपने प्रीडिसेसर से मुख्तलिफ क्या चीज़ करने लगे हैं जो वाक़तन मुख्तलिफ हो? क्योंकि अगर हमने चीज़ें मईशत के तौर पर सही चलाई होती तो यकीनन आज हम इस नहज पे ना होते। देखिए, मैं शौकत तरीन साहब मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, ठीक है। आई कैन टेल दैट। आपका जो फेसबुक का एक्सचेंज है वो खासा दिलचस्प होता है। अच्छे आदमी, ठीक है। मैं एक्चुअली फेसबुक मेरा कोई बच्चा चलाता मैं देखता नहीं हूँ। नो सॉरी, ट्विटर। एंड ही इज अ गुड मैन। आई मीन उस दिन हम साथ फ्लाइट पे थे, 2 घंटे आपस में खुशगपियाँ करते रहे। मतलब आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स। वो कोई शौकत तरीन से, एंड इन योर ओपिनियन ही इज अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर? ही वाज अ गुड फाइनेंस? आई थिंक ही वाज अ गुड मैन। लास्ट ईयर, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि लास्ट ईयर शौकत साहब ने 2-3 चीज़ें हुई हैं। कोविड के बाद इन्होंने एक तो अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा सस्ता वो दे दिया, लोन 1% पे जो टर्फ लोन दी, जिस पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मराद दे दी, लेकिन सिर्फ अमीर तरीन पाकिस्तानियों को दिया। उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। उसके बाद शौकत भाई ने, और शौकत भाई को नहीं, मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 17 अरब डॉलर का इस साल हो जाएगा। आपको याद होगा एक ज़माने में ये सरप्लस हो गया था जिसपे हमाद अजहर साहब खासा क्रेडिट क्लेम करते थे। तो वो कोविड के ज़माने में हो गया था, जब तेल हिस्टोरिकली सस्ता था और वैसे ही इंपोर्ट कम हो गई थी क्योंकि मईशत बंद थी। लेकिन जब आपने अब ये कर दिया है कि आपने इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इस कदर पे आ गया, आपके रिजर्व्स कम होते रहे, आप IMF से माहदे करके फिर माहदे तोड़ा। इसमें शौकत तरीन का कसूर नहीं है। शौकत तरीन तो रिज़ाइन करने के लिए रेडी था जिस दिन इमरान खान ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी को भेजा कि मैं पेट्रोल की कीमत कम करने लगा हूँ। जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो उस वक्त शौकत तरीन साहब रिज़ाइन कर रहे थे। उस दिन उन्होंने सबसे पहले इनकी इंस्ट्रक्ट दी कि मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ। फिर उनको किसने रोका? अब वो मुझे नहीं पता कि उनको किसने रोका, लेकिन ये कि मतलब जो भी उन्होंने जिस वजह से भी, लेकिन वो इतने नाला थे इस बात पे कि उन्होंने बिकॉज़ ऑब्वियसली वो सिग्नेटरी थे एक से ज़्यादा लोगों को इन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, ये मैं काम नहीं करूंगा। क्योंकि उनको भी पता थी कि ये मुल्क जो है दिवालिये की तरफ जाएगा। आप IMF से अगर आपको 21 बिलियन डॉलर दुनिया के वापस करने और आपके पास 9 बिलियन डॉलर रह गए हों तो आप IMF से माहिदा नहीं तोड़ते। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई 2 और 2 4 वाली बात है। तो ये शौकत तरीन को भी ये पता थी, लेकिन उस नहज तक शौकत तरीन लेकर आए। बजट उन्होंने इस किस्म का दिया जब IMF से रिलीफ था कि आपको पता थी कि सस्टेनेबल बजट नहीं है। आपने इस साल 5000 अरब रुपए का डेफिसिट किया है, 5000 अरब रुपए का। नई GDP के हिसाब से 7.1, पुरानी GDP के हिसाब से 9% ऑफ। ये तो असद उमर ने किया था पहले साल। अब आप ये देखें, वो आपका डेट टू GDP वाला वो जो था एक लिमिटेशन एक्ट था, पार्लियामेंट से पास हुआ, उसको तो उस एक्ट को तो पता नहीं कब कहाँ शहीद कर दिया। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि 5 साल नून की हुकूमत रही है। एवरेज हमारा डेफिसिट जो था वो 5.7% था। जो आखिरी साल था जिस साल में मैं वजीर ख़जाना कुछ अर्से तक रहा हूँ उसमें 6.5% था। हम गए अगले साल 9.1%। भी ऐसी क्या क़यामत आ गई एक साल के अंदर। उसके बाद 7.1 जो हफीज़ ने, और उसमें ग्रोथ भी 0 हो गई। फिर आपका 8.1 और फिर वापस शौकत भाई के हिसाब से 9.1। अगर नई GDP कर लो तो 7.1। आपका टैक्स टू GDP नई GDP के हिसाब से 8.6%, यानी कि सिर्फ 8.6% आप मईशत के हजम पे आप टैक्स दे रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो किसी ने मईशत के हजम से लिया है वो हमने लिया था 11.1%। मीना साहब, तो आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि इमरान खान के मैं टैक्स डबल कर दूंगा, भाई टैक्स टू GDP तुमने कम कर दिया। आप कहते थे कि मैं डायरेक्ट टैक्स लगाऊंगा, आपने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए। हम वो सारी गलतियां जो कौम भुगत रही है अभी इस वक्त, और जो महंगाई आ रही है, तो इमरान खान की नाअहली की वजह से। सच्ची बात है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी टफ है। उन्होंने कुछ बारूदी सुरंगें भी रखी हैं, लेकिन मोस्टली इट इज बिकॉज बारूदी सुरंग प्राइमरली तो एक आप पेट्रोलियम मसनूआत को कहते थे ना, जो उसपे सब्सिडीज। मोर देन दैट, व्हाट एल्स इज दिस? आप देखिए कि 2 साल में पेट्रोल अपने गैस महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, LNG महंगी हो रही है। इंटरनेशनली गैस इंटरनेशनली, ठीक है, आपने 2 साल से प्राइस नहीं बढ़ाई। एक, ठीक है, 200 अरब रुपया नुकसान कर गई SNGPL। 200 अरब रुपया 2 सर्दियों में नुकसान कर गई SNGPL। 500 अरब रुपया इस वक्त उसको PSO को चाहिए। PSO को जो दूसरी कंपनियां वो करती हैं वो 500 अरब रुपए। मुझे बताएं कि वो कहाँ से पैसे आएंगे। जो 200 अरब रुपए खान साहब ने क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने LNG खरीद के डोमेस्टिक रेट में बेच दी। भाई क्या मतलब, आराम के पैसे हैं। LNG खरीद के डोमेस्टिक रेट में बेच दी तो ये पैसे कौन पूरे करेगा? तो वैसे ये अवाम नहीं करने थे या फिर अवाम नहीं करेगी? अवाम ही करेगी। देखिए मेरी बात सुने, जब हुकूमत नुकसान करती है, हुकूमत खसारा करती है, सिर्फ एक ही आदमी पूरा करता है या एक ही औरत, वो पाकिस्तानी अवाम है और कोई नहीं है।
सो आप दुनिया भर से लोन लेते हैं, तो फिर सर इस पूरी बहस में रिलीफ कहाँ चला गया? जो रिलीफ है वो भी तो यही कहेंगे ना कि यार हमने खसारा भी हमने पूरा करना है, तो फिर व्हाट अबाउट द मच टॉक्ड अबाउट रिलीफ, जो कि सियासी तौर पर आप हमेशा बड़ा वो करते हैं कि जी ऑल ऑफ यू, मतलब दो किस्म के रिलीफ है। एक तो ये कि आंखों को धोखा रिलीफ है, ठीक है, कि मैं इस वक्त सब्सिडी देकर जो रिलीफ मिलेगा वो आपको लगता है आंखों को धोखा है? देखिए ना, अगर सब्सिडी देकर मुझे पता है कि 1 महीने से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता हूँ, 3 महीने में दिवालिया हो जाएगा, तो वो रिलीफ का क्या फ़ायदा है? मैं अगर इधर सबको चेक देना शुरू कर दूँ कि लो 50,000 रुपए के चेक दे दो, लोग बोले यार मिफ्ता तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो मेरे बैंक में पैसे ही ना पड़े हो तो उस चेक देने का क्या फ़ायदा है? उस चेक का तो इट्स नॉट वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन। और रिकवर कराने के लिए फिर उन्हीं के पास लोग आ जाएंगे जी आपको जो चेक आप ही के पैसे हैं, अच्छा दूसरा आपके अकाउंट के आपको चेक दे दूँ, तो वो कौन सा तोहफा मैंने दिया? नंबर 1। उसके बाद आप ये देखें कि ये जो चीज़ें करके गए हैं, मिसाल के तौर पर बिजली इन्होंने, चलो बिजली को छोड़ दो, गैस इन्होंने नहीं बढ़ाई, पेट्रोल इन्होंने अजीब सा सस्ता कर दिया, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दें जो इनकॉम्पिटेंस हुकूमत में करके गए हैं, कि जहाँ जहाँ ये कानून साजी नहीं करी, जिस किस्म की हरकतें करी हैं इन्होंने, एक परसिक्यूशन सिर्फ लोगों की करनी थी, उससे मुल्क पीछे हो गया। मतलब ये इस वक्त सारा दिन बैठ के अमेरिका को गालियाँ देना, वेस्ट को गालियाँ देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? मतलब सीरियसली कौन सी अक्लमंदी है? आप जाके अचानक, वो इमरान खान तो बच्चों जैसा है, अगर उसको रशिया के इन्विटेशन आया, रशिया चले गए, प्रो रशिया हो गया, उसको यूक्रेन का इन्विटेशन आ जाता, वो प्रो यूक्रेन हो जाता। अब वो रशिया चला गया, आखिरी दिन हमाद अजहर ने जाने से 2 दिन पहले रशिया को खत लिखा है। भाई अगर इतने आपके रशिया से दोस्ती थी तो 1.25 महीने पहले इमरान खान गया था, उस जमाने में हिंदुस्तान तो ले रहा था, आप भी ले लेते। तो ये क्या कर रहे हैं आप? सऊदी अरब से आपने लड़ाई कर ली, मलेशिया से आपने नाराज़गी कर ली, टर्की से आपने नाराज़गी कर ली, कतर से आपने नाराज़गी कर ली। मतलब कोई ऐसा मुल्क है जिससे आपने दोस्ती रखी है? आप मतलब हर आदमी से आप दुश्मनी कर रहे हैं। कोई मतलब आई डोंट रशिया से दोस्ती है, वो कहते हैं चीन ने भी बुलाया था इनके चीन से बिल्कुल जाने से थोड़े टाइम पहले। आप पूछ लीजिए कि CPEC 0 हो चुका था, CPEC 0 हो चुका था, आते साथ आपने कहा कि CPEC में चोरियां हैं, आज तक एक फाइल नहीं दिखा सके कि खुदा ना खास्ता किधर चोरी है। आप ये हमने लगाए पावर प्लांट्स, दिखाए ना, हमको पता है ना कहाँ। वो तो कहते हैं हम रीनेगोशिएट करना चाहते थे, क्योंकि सर बताना करें ना, क्यों नहीं किया? आपके भी तो यही आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना कि जैसे अब महंगी बिजली है, जो जिस वजह से महंगा फर्नेस ऑयल है, महंगी LNG है, महंगा कोल है। इवन शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो he wanted to buy cheap coal from Afghanistan and they raised the price by I think हम ले लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन नहीं, द पॉइंट इज दिस, आप ये कह रहे हैं कि चीन ने मिलके हमारे साथ मिलके चोरी करी, तो बताएं ना कहाँ चोरी करी है? आपने झूठे इल्ज़ाम लगा दिए चीन के ऊपर, चीन की कंपनी को लिखना पड़ा। एहसन इकबाल के ऊपर 70 अरब रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया मुराद सईद ने, 70 अरब रुपए की। आई रिकॉल वो जो हाईवेज वगैरह मोटरवेज की हवाले से। यू लाइक नट्स? डू यू नो कि 70 अरब कितने होते हैं? आपने बस बोल दिया। वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है मेरे ख्याल से, उसने उसको प्रेस रिलीज देनी पड़ी कि यार ये तुम क्या बात कर रहे हो कि 70 अरब चोरी की इल्ज़ाम लगा। मतलब हर किस्म का झूठ बोला, उससे चीन से आपके रिलेशनशिप खराब हो गए। कौन सा नया CPEC का प्रोजेक्ट हुआ? अच्छा सर, इफ़ में आप अमेरिका से क्या, क्योंकि हमारे भी कुछ जो सोर्सेज हैं वो बताते ये हैं कि आप अमेरिका से गालिबन कुछ हेल्प ज़रूर सीख कर रहे हैं इन ऑर्डर टू यू नो हेल्प यू बैग अ बेटर पैकेज फ्रॉम द IMF। इज़ दैट ट्रू? आपको क्या अमेरिका बतौर मुल्क बायलैटरल लेवल पे मदद कर सकता है इस मामले में? देखिए अमेरिका के IMF में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, इसको तो नहीं डिनाई कर सकते। आपको याद है जब इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आया था तो बोलता था ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, पूरी PTI लाइन से खड़ी थी हार लेके। वो तो ज़ाहिर है गनी गुलाम, वो कहते हैं हमारी डेमोक्रेट से प्रॉब्लम है, रिपब्लिकन्स तो हमारे साथ बहुत अच्छे थे, और वो तो खुद कहते थे हार लेके सब खड़े हुए थे, ठीक है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे वो हालांकि बड़े इंडिपेंडेंट हैं, जैनी गुलाम नहीं है, लेकिन सब हार लेके गए हुए थे। लेकिन बहरहाल चले छोड़ दें। अभी द थिंग इज के अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, जितनी चीज़ें IMF ने हमसे करवाई हैं, 2.25% का एडजस्टमेंट करवाया कि बजट डेफिसिट जो कि प्राइमरी डेफिसिट 1500 अरब रुपए का था, उसको हमने सरप्लस दिखाया 150 अरब रुपए का। हमने 200 अरब रुपए की कंटिजेंसी इसके अलावा रखी है। हमने 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए, इनकम टैक्सेस लगाए, ये लगाया, सुपर टैक्स लगाया। जो चीज़ें हमने करी हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी। हमने बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, डीजल की कीमत बढ़ाई, केरोसिन की कीमत बढ़ाई। मतलब आवाम भी आपसे ये कह रहे हैं कि तो अगर अमेरिका हेल्प कर रहा है तो कोई चीज़ है जो तो वो नहीं, कैन दे हेल्प यू? हम इंतजार, ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प यू, बट हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ठीक है। अच्छा सर, ये एक और ज़ाहिर है इसमें आ जाता है कि ये सुपर टैक्स वगैरह का आपने तज़करा किया, आपने कहा कि ये इंडस्ट्रीज़ पे एफ्लुएंट पे टैक्स लगाया है।
इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल ही नहीं होके दे रहा। पीएसएक्स में जो गिरावट है, आपको पता है जिस रोज़ ये ऐलान हुआ था सुपर टैक्स का, फौरी तौर पर मार्केट ने रिएक्ट किया था, उसको फोर्सिबली बंद करना पड़ा था मार्केट को। कॉन्फिडेंस कहाँ है सर? वापस आई ना मार्केट में, मतलब मेरे पास क्या चॉइस थी? मतलब इस पाकिस्तान में हम 29% टैक्स लेते हैं कॉर्पोरेट से। अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय से 35% टैक्स लेता हूँ तो मैं कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स नहीं लूँगा। और मैंने किन 13 सेक्टर्स पे लगाया है। हमने लगाया है फर्टिलाइजर्स पे, आप जाके देख लीजिए इनकी बैलेंस शीट, 40% अगर इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है, ग्रॉस सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हमको उधर टैक्स नहीं लगा सकते? आप जाके देख लीजिए टेक्सटाइल वालों का बम्पर ईयर था मिसाल के तौर पर, आप जाके देख लीजिए सीमेंट वालों का बम्पर ईयर था, शुगर वालों का थे, हाँ। जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की पेटों की फैक्ट्रियाँ, हमने उस पर टैक्स लगाया। तो मतलब हमने क्या, मतलब कहीं मुझे बता दीजिए कि यार ये अच्छा, ये खदशा जो कहते हैं ये कि वो अल्टीमेटली ये जो टैक्स है वो तो आवाम से ही वसूलेंगे, अपना एंड प्रोडक्ट महंगा करके चलें, बेवरेजेस हो, टोबैको हो, ये तो कर दें तो वो वी कैन टेक इट एज अ हेल्थ टैक्स। लेकिन जो दीगर चीज़ें हैं, अशिया खुर्दोनोश जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, शुगर है, इनकी कीमतें अगर बढ़ जाएं, ये इंडस्ट्रीज अगर ये आवाम पे लागू कर दें, फिर अगर लोगों को कोई माशियत के कोई मईशत से कोई समझ नहीं हो और वो मुझे क्रिटिसाइज करें तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखें, एक चीज़ होती है सेल्स टैक्स या एक्साइज टैक्स जो मैं गुड्स पे लगाता हूँ, वो पास ऑन होती है। अगर ये तो आपको प्रॉफिट पे टैक्स है, आई गॉट इट। अगर मैं 17% की जगह 20% टैक्स कर दूंगा मिसाल के तौर पे शैम्पू पे, तो जो 50 रुपए का शैम्पू है जिसके ऊपर 8.5 रुपए टैक्स लगते थे, वो तो डायरेक्ट पास हो गया। हाँ, लेकिन ये तो हमने इनकम के ऊपर टैक्स लगाया, ये क्यों पास ऑन होगा? अगर वो निर्ख खुद से बढ़ाएं, ऐसा कोई फैसला हो, वैसे भी या आप अंडर चेक रखें उन तमाम जो कंपनी निर्खें बढ़ा सकती है वो तो खुद ही बढ़ाती है हर वक्त। ये तो हम अस्यूम करते हैं कि दे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंपनीज होती हैं जो हमेशा कोशिश कर रही होती हैं प्राइस बढ़ाने की, लेकिन कंपटीशन रोकता है। लेकिन कौन सी इंडिकेशन आपको है? हमने टैक्स लगाया ना 10%, मुझे बताइए ना कि कौन सी, मतलब कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं, तो फिलहाल नहीं। और मेरे लिए तो बड़ा आसान था, मैं 1% सेल टैक्स बढ़ा लेता, मुझे 500-600 अरब रुपए मिल जाते। मतलब सीरियसली, मतलब मैं तो 17 की, और कोई इस वक्त डिस्कशन नहीं हो रहा था, 17 से 18 कर दिया। लेकिन हमने वहाँ पे वो इजी रूट नहीं लिया, हमने मुश्किल रूट लिया। और हमने, आप देखें कि नॉट जस्ट कि मैंने वहाँ पे टैक्स लगाए सुपर टैक्स, हमने पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को नेट में लाने के लिए टैक्स लगाया और इंशाल्लाह और भी लेकर आएंगे। इफ यू रिकॉल सर, ये शब्बर जैदी साहब जब एफबीआर चेयरमैन थे, उन्होंने एक सिमिलर मेजर किया था जिस पे बड़ा ट्रेडर्स ने फिर रिएक्ट किया था। वो भी इसी तरह से था कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये ट्रेडर्स कुछ तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो ना हमारी इकोनॉमी में। यू थिंक इट वाज अ गुड मेजर? हम तो देखें डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं टीयर 1 का, और टीयर 2 का हमने फिक्स में डाला हुआ है। और हमने 7 अरब रुपए से 45 अरब रुपए जमा करेंगे। हमने इनके टैक्स को 3 गुना किया है। अब मिसाल के तौर पे एक सोना है, सोने की दुकान है, उसके ऊपर 17% सेल टैक्स था। पाकिस्तान में 30,000 सोने की दुकानें में हाल 22 रजिस्टर्ड थी, वो अपने एवरेज सेल 4,000 रुपये दिखाती थी। बेवकूफ़ी की बात थी कि 17% कौन सोने के ऊपर टैक्स देगा। हमने 3% कर दिया। आप देखें हम टैक्स ज़्यादा जमा करके दिखाएंगे। तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ी सी आई मीन मतलब खैर एनीवे हम इंशाल्लाह ताला टारगेट पे पहुंचेंगे। हम इस महीने जून के अंदर आप देखेंगे हमने 763 अरब रुपए जमा कर। अच्छा, बाय द वे सर, आप जब एफबीआर के ऊपर आपने भी ट्वीट किया कि एफबीआर ने एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत अच्छी कारकर्दगी, और आपने जो नेगेटिव्स गिनवाए उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो आपकी ही हुकूमत का जारी करता था, उसमें तो ये चीज़ें सामने आई कि आप एलएसएम ग्रोथ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत अच्छी थी, फिर जीडीपी के हवाले से अराउंड आई थिंक 6%, 5.97% जिसका आपने उसमें एतराफ़ किया, वो सारे कहते हैं कि ये हमारे टाइम का क्रेडिट है जो कि अब आप एक्सेप्ट करें। मतलब देखें, मैं तो हम झूठ, सो देयर आर सर्टेन गुड्स, डू यू ऑब्वियसली अगर एक मईशत को आप देखेंगे 100 जाविये होते हैं ना मईशत को देखने के, 100 एक स्टेटिस्टिक तो नहीं होती है, 10 स्टेटिस्टिक्स होती हैं, 20 स्टेटिस्टिक्स होती हैं। आप देख सकते हैं, आप इनकम ग्रोथ भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। सवाल ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट पीपीआई का था, क्या उसके अंदर ये जीडीपी ग्रोथ जो थी वो वायबल थी, सस्टेनेबल थी? क्या पीटीआई के अंदर पावर्टी बढ़ी है? क्या 2 करोड़ लोग नए पावर्टी के नीचे गए हैं, खत गुर्बत के नीचे? क्या महंगाई बढ़ाई थी आपने? क्या दुनिया के तीसरे महंगे तरीन मुल्क हो गए थे आप? सवाल ये है कि क्या आपने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई? जो आप बातें कर रहे थे उसको छोड़ देंगे, आपने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आपने 2 साल तक तो आपने पहले साल 2% ग्रोथ की, दूसरे साल आपने नेगेटिव ग्रोथ की। उसके बाद अगर आपने ग्रोथ कर ली तो एक बेस इफेक्ट भी होता है। चलो ठीक है, आई एम हैप्पी, ठीक है। तो मैं यू डू एक्सेप्ट कि वो अच्छे फिगर्स थे और वो उनके टाइम की अच्छी कारकर्दगी थी। देखें, मैं जो चीज़ अच्छी होगी वो तो मानेंगे। दूसरी बात यह है कि हम फिगर्स को, मैं तो देखता भी नहीं हूँ कि किस तरह फिगर्स कंपाइल होते हैं। जो भी फिगर कंपाइल कर रहा है, आई एम परफेक्टली ओके। मतलब
मेरा नहीं ख्याल है कि एज अ पॉलिटिशियन आई शुड इंटरफेयर। यस ऑब्वियसली यू शुडंट। जबकि पिछली हुकूमत के लोग ये भी करते थे, लेकिन अल्लाह बड़ा है। फिगर फजिंग करते थे? बिल्कुल। किसने की? मैं ये नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर टॉकिंग टू पीपल एंड सेइंग कि यार ये इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। आप जाके देख लीजिए। गुड फ्रेंड शौकत अली नहीं, कोई भी होते हैं, मतलब और भी लोग होते हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइजर बहुत सारे थे कि इन्होंने ग्रोथ बढ़वाई है, इन्होंने कहा वीट ज़्यादा दिखा दो जो इतना वीट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह बड़ा है। चले अल्लाह वाकई बढ़ाए। अच्छा सर, ये इन्फ्लेशन ना बढ़ाए, इन्फ्लेशन 28% अभी भी हो गई है। आपने जैसे 28% नहीं हुई है, 21% आई की 28, आप उसकी बात कर रही हैं। CPI इज 20% मेरे ख्याल से। नहीं, आई थिंक जो कलेक्टिव फूड इन्फ्लेशन है 28% इज। CPI 20% है, SPI मेरे ख्याल से ज़्यादा है। हाँ, SPI तो SPI PTI के दौर में भी हमेशा से ज़्यादा होती थी। बट यू आल्सो हैव टू मार्क अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम, नो सर? जी बिल्कुल, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ें की हैं उससे महंगाई हुई है, उसमें कोई हर्ज ही नहीं है ये कहने में, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट से बचा रहा था। अगर मैं ये नहीं करता और इमरान खान की पॉलिसी पे चल जाता, चलें 1 साल और 6 महीने और चले जाते, 6 महीने तो बहुत मुश्किल कह रहा हूँ मैं, हाँ। 3 महीने और चलते ना अगर इमरान खान की पॉलिसी पे, जिसके अंदर गैस की प्राइस नहीं बढ़ती, जिसमें पावर की प्राइस नहीं बढ़ती, जिसमें पेट्रोल और डीजल की प्राइस नहीं बढ़ती, और IMF के एग्रीमेंट को हम वायलेट करते, 3 महीने तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो अच्छा डिफॉल्ट हो जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए जो बात ये समझता है कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट की नैच जी ऐसे ही है, ये बात एंडोर्समेंट इसकी है। तो फिर उसके बाद क्या चॉइस थी? लेकिन सर फिर कुछ एक ये बेशकीमती सवाल भी तो आ जाता है ना कि फिर कब तक, अंटिल व्हेन विल वी हैव टू सस्टेन दिस? इसके अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक आसानी है, लेकिन तो आप देखिएगा, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूं, क्या कुछ एश्योरेंस देंगे आवाम को कि कब तक? समझता हूं कि इंशाल्लाह अगर साल के रब्बिल अव्वल के महीने से अभी आप ईद आने लगी है, तो 2-3 महीने के अंदर आसानी हो जाएगी। हम बरेली लोग रब्बिल अव्वल के महीने के अंदर खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह, तो आसानी हो जाएगी। चले, उम्मीद है कि वो सिर्फ उस महीने से, उस पाक महीने से मुंसलिक ना हो बयान, उस वाकई पाक महीने से बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं उस चक्कर से, आप देखिएगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 2-3 महीने में आसान। अच्छा, फिर तो आपने एक बड़ा कम कर दिया है जो आपका टाइम स्पैन है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि इस साल के आखिर तक यही हालात है। देखिए मोना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक कह सकते हैं कि 2-3 महीने में आसानी होती है। माज़अल्लाह अगर मतलब ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ के $300 $200 हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब किसी को क्या पता थी कि रशिया और यूक्रेन की जंग हो जाएगी, इतने सैंक्शन लग जाएंगे, गैस की प्राइस ही हो जाएगी। आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि थोड़ी सी मईशत वेस्ट में स्लो हो गई है, इन्फ्लेशन उधर बढ़ गया, उधर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा हमको ये भी पता है कि हमारे टेक्सटाइल के भाइयों को, टेक्सटाइल वालों को मुश्किल हो रही है, हाँ। तो वहाँ पे जब अगर हमें मुश्किल आएगी तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आप देखें कि 2-4 दिनों में यूरिया की प्राइस कम हुई है, आप देखें वीट की प्राइस कम हुई है, एडिबल ऑयल की प्राइस जो कि $1700 चले गई थी पाम ऑयल की, अब $1100 पे आ गई है। और तो आहिस्ते आहिस्ते ये कुछ बैनुल-अक़वामी अच्छी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो फिर वो आपके ज़ाहिर है आपके जो मुखालफीन है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, वो कहेंगे कि अच्छी चीज़ें हो गई हैं, एक्चुअली आपको बैनुल-अक़वामी फेवर्स मिल गए, इस वजह से आप यू आर लकी, यू आर जस्ट फॉर्चुनेट। आई वुड रादर बी लकी देन गुड। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा प्राइमरी सवाल है कि हमारी मनी मार्केट में कितनी इन्फ्लुएंस है? बहुत से लोग जिन इकोनॉमिस्ट्स का आप तस्करा करते हैं और जो आपके हवाले से बहुत अच्छा रिगार्ड रखते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर 180 या 185 तक रुक गया होता ना डॉलर इनकी हुकूमत जाने के बाद, और आपने एटलीस्ट अपनी थोड़ी करेंसी को स्टेबल रखा होता, अभी तो मतलब अराउंड 210 से फिर हम वापस आए हैं, आज भी कोई ओपन मार्केट और इंटर बैंक दोनों में लगभग 2 रुपये बढ़े हैं। कितनी इंटरवेंशन है हमारी, या कितनी होनी चाहिए? इफ आई मे ऑल्सो आस्क यू दिस, क्योंकि डार साहब के टाइम पे वो करेंसी को बड़ा एक मॉनिटर करके और एक जगह पर रखते थे, बट आई क्लियरली रिकॉल कि जब आप आए थे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर तो आपने कुछ लूज छोड़ी थी करेंसी, इट वेंट अराउंड आई थिंक 123। नहीं, हम जब गए थे तो 115 रुपये 60 पैसे करेंसी थी, 2 रुपये का इंटर बैंक का रेट था, और जी 115 रुपये 60 पैसे इंटर बैंक का रेट था। देखिए, मैं करेंसी के बारे में स्पेकुलेट करना मेरे लिए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मुनासिब नहीं है। जी जी जी। जो हमारा रेयर है, रेयर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो मेरे ख्याल से कुछ 190 की कुछ उसमें है। आई थिंक कि कुछ मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि जब एग्रीमेंट IMF का हो जाएगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुपया जो है उसके अंदर और कुछ इस्तेहकाम आएगा, कुछ मुस्बत उसमें न्यूज़ हो सकती है।
बट मैं आप अपने कैंडिड ओपिनियन में क्या समझते हैं, अगर हम इसको कुछ हद तक रोकते तो हमारे लिए शायद बेहतरी होती? 210 पे ना जाने देते या 208 पे जैसे आज मैं था। कैंडिड ओपिनियन टीवी पे किस तरह देता? मैंने आपसे कहा ना कि मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। जी जी जी, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई एम सेइंग कि कुछ इंटरवेंशन हो सकती थी, या आपके ख्याल में अगर हम इसको एक लेवल पे रोकते जिससे शायद हमारे ऊपर इसका ब्रंट इतना ज़्यादा ना आता बैनुल अक़वामी फैक्टर्स का। देखिए मैं ऐसे मैं इसको छोड़ दे, मैं अब एक थ्योरेटिकल बात कर जी जी श्योर। लोग 2-3 तरीके समझते हैं रोकने के ना। मैं भी इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं इस तरह के नहीं नहीं माशाल्लाह, या डिमांड 99% ऑफ द कंट्री, या डिमांड कम हो जाती है जी, या सप्लाई बढ़ जाती है। बिल्कुल फेयर। इसके अलावा तो प्राइस गिराने में कोई चीज़ की कमी नहीं है। या डॉलर की डिमांड कम हो जाए, विच मीन्स कि इंपोर्ट कम हो जाए। तो इंपोर्ट तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कम करने की, लेकिन जिस स्पीड से इंपोर्ट बढ़े थे, इस साल 80 बिलियन के करीब इंपोर्ट हो गए। आप देखिए 77-78 बिलियन का इंपोर्ट जो भी नंबर आएगा। अब जब इतने तेज़ी से इंपोर्ट बढ़ रहे हैं और आपका एक्सपोर्ट जो है वो आपका 40% ऑफ इंपोर्ट भी नहीं रहा है। हम जब छोड़ के गए थे जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था, जिस साल में वज़ीर ख़जाना था उस साल भी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था 18 में, लेकिन उस वक्त भी 45% एक्सपोर्ट्स पर 45% ऑफ इंपोर्ट, नाउ देयर नॉट इवन 40%। सो जब आपका ट्रेड डेफिसिट इतना हो जाएगा 45 बिलियन 46-47 बिलियन हो जाएगा, तो आपकी डिमांड फॉर डॉलर्स तो बहुत सही हो गया। हाँ। मेरे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स तो बहुत कम है, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो गिरता ही रहेगा। अब एक चीज़ होती है कि या तो मैं अपने डॉलर्स खर्च करके मार्केट में तो मैं कितने खर्च करूँ ये डालने के लिए, ठीक है, और फिर मैं उसको क्या करने लगाऊँ। फिर लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आप रोक लें कि भाई आप पुलिस, FIA, IB, डांट धौंस से रोक सकते हैं। अगर ये मुमकिन होता तो फिर टर्की के अंदर तो कभी भी डिवैल्यूएशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो अर्दोगान तो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्बाब्वे के अंदर कितनी डिवैल्यूएशन हो रही थी, कितने अफ्रीकन ममालिक होते हैं। युगांडा के अंदर मैं इकोनॉमिस्ट काम कर चुका हूँ, बड़ी तेज़ी से डिवैल्यूएशन हो रही थी, जबकि एक ज़माने में ईदी अमीन तो लोगों को शुगर क्रशर में डाल देता था। सो मतलब ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। आप इसके मतलब प्रोपोनेंट नहीं है, ये हमें पहले से पता है। धमकी से रुकती नहीं है। एक मार्केट को हमने छोड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि जब थोड़ी सी फ्लोट इज द वे टू गो। नॉट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। थिन मार्केट में फ्री फ्लोट नहीं होना चाहिए। इंटरवेंशन स्टेट बैंक करता है और करता रहेगा जब भी अप्रोप्रिएट समझता है। इंटरवेंशन सिर्फ रुपए मार्केट में डालने से नहीं होता है, इंटरवेंशन इंटरेस्ट रेट से भी होता है। जी बिल्कुल। अगर मैं इस वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूं, मिसाल के तौर पर अगर स्टेट बैंक बढ़ा देगा तो रुपए को इस्तेकाम मिलेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रुपया डिवैल्यू हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी होती है। लेकिन अब इस वक्त अगर आपका इन्फ्लेशन 20% है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी मसला हो जाता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट आपको लगता है नहीं होना चाहिए। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एट अ गुड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता, सच्ची बात है कि भाई 180 क्यों, अगर 180 कर रहे हो फिर 18 कर लो। अच्छा सर, मैंने जो आपसे अर्ज़ किया ना, इसके बाद मेरा जो अगला वो सवाल था, हमने छोटी ईद से पहले डार साहब को इंटरव्यू किया था इसी प्रोग्राम में, तो वो इस ओपिनियन के थे कि IMF से हमारी टीम आंखों में आंखें डालकर बात करे, बराबरी की बुनियाद पर बात करे, ये उन्होंने एग्जैक्टली कहा था। और साथ उन्होंने ये कहा था कि मुझे बहुत दफ़ा IMF से कहा जाता था कि आप अपनी करेंसी को सो एंड सो लेवल पे रखें, तो मैं उनको बहुत लॉजिकली आर्ग्यू करता था कि वाई शुड आई। और ये इस तरह की एक पूरी बात थी। और आई थिंक आप लोगों ने भी कोशिश की थी शुरुआत में कि आप IMF से दोबारा रीनेगोशिएट करें, या जिन बुरे ताल्लुकात का आप तस्करा पहले कर चुके हैं कि खान साहब के बुरे ताल्लुकात आप लोगों के तो नहीं थे ना, तो क्या वो चीज़ थी जो प्रॉबेबली आप आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते थे उन मुज़ाकरात में? आई एम रेफरिंग टू दैट इंटरव्यू अगेन। जैसे IMF आप जब भी बात करती हैं तो आप IMF की बात करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी की तो बात नहीं करती ना कि आजकल इस आदमी से बात कर रहे हैं, पहले किसी और से बात कर रहे थे, आप सिर्फ IMF बोलते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो इस तरह जब IMF डील करती है तो पाकिस्तान से डील करती है। दे डोंट रियली केयर कि शौकत तरीन है, मिफ्ता इस्माइल है, या हफीज़ शेख है, या कौन है, मतलब फॉर देम इट्स द सेम थिंग। वो पाकिस्तान से डील कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान ने ये माहिदा किया है और पाकिस्तान अब इस माहिदे से हट गया है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसी माहिदे को, IMF के टॉक्स को फ़ौरन शुरू करूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं वो पूरा एग्रीमेंट ख़त्म करता और मैं बोलता कि नया एग्रीमेंट शुरू करना है, जो कि कुछ लोग IMF में चाहते थे, लेकिन वो बिल्कुल कुछ लोग ये भी चाह रहे थे IMF के अंदर कि पाकिस्तान को एक मरतबा डिफ़ॉल्ट करने दो। मैं उधर रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैं अगर 3-4-5 महीने मुझे नए प्रोग्राम में लग जाते तो पता नहीं क्या होता। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि IMF को मैं उसी वक्त इंगेज रखूं। IMF भी यकसुई से बात नहीं करता है, IMF के भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल राइट। तो उसके अंदर भी और मुख्तलिफ ममालिक होते हैं जिनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो वो हमको केयरफुल रहना था। अगर आप
100 अगर आप वैसे कोने पे चल जाएं, अगर एक फुटपाथ पे एकदम कोने पे चलेंगी, रोड करीब हो तो आपको डर नहीं लगता है, लेकिन अगर 100 मंजिल पे खड़ी हो तो एकदम कोने पे नहीं चलेंगी कि खुदा ना खास्ता गिरूंगी तो मौत आ पक्की जाएगी, गिर ठीक जाऊंगी, है? हाँ। तो मैं एकदम कोने तक नहीं जाना चाहता था, मैं उसको सेव करना चाहता था। तो मैं नहीं समझता था ये गलत हो सकता हूँ, मतलब इंसान में गलती हो सकती है और मैं तो खता का कुछ, क्योंकि सर इसी से तो कोरिलेट करता है जो स्टेट बैंक का बिल था, जो कि आप लोग बतौर ऑपोजिशन बहुत क्रिटिसाइज करते थे। आप कहते थे इन्होंने गिरवी रख दिया बिल्कुल, स्टेट बैंक को, IMF को। criticize करता हूँ। बट सर आई ऑल्सो रिकॉल, शायद आप वॉशिंगटन DC में जब पहली दफ़ा गए हैं आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज एज द फाइनेंस मिनिस्टर, आपके साथ डॉक्टर आयशा गौस भी थी, तो उस वक्त आपकी एक साउंड बाइट था जो आया था जिसमें आपने कहा था कि आप ऑटोनॉमी के पूरे हक में हैं। उस बिल में वो तो कहते थे ऑटोनॉमी के अलावा तो कुछ था ही नहीं, हम भी यही करते थे। नहीं, ये बात तो झूठ है। मैं स्टेट बैंक की दो स्टेट बैंक के फंक्शंस होते हैं, एक रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, उसके अंदर 100% ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मैं उसका 100% आदमी हूँ। दूसरा होता है कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर मेरे बहुत सारे सवालात हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है मुल्क में डॉलर लाने के, तो क्यों स्टेट बैंक रिस्पॉन्सिबल हो डॉलर का रेट सेट करने में, या अगर इंटरेस्ट रेट वो सेट करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे मसले हो जाते हैं। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। शौकत भाई भी कहते थे कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत गलती थी। उसके बाद जो मैंने ऑब्जेक्शन उठाई थी और हमेशा उठाई थी एज अपोजिशन के अंदर भी, कि हमको ऑटोनॉमी से मसला नहीं, हमको एक फ़र्द वाहिद को इतना पावर देने से मसला था कि स्टेट बैंक के अंदर आपने गवर्नर को एकदम वाइस रॉय के पावर्स दे दिए थे कि उससे आप कुछ भी नहीं बात कर सकते। बोर्ड के जो मेम्बरान के पावर्स थे वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी को दे दिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग थे वो गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे, तो बेसिकली गवर्नर जो था वो तो बेताज बादशाह हो गया था। एक फ़र्द वाहिद को इतना पावर देना हमारे सिस्टम में नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतना पावर नहीं होता है जितना पावर हमने गवर्नर को दिया हुआ था। तो उस पर मैं जब भी ऑब्जेक्शन करता था और अब भी ऑब्जेक्शन करता हूँ। अच्छा, एक और इसमें जब इस्लाहात की बात आती है, IMF हर कोई चला जाता है सर, और ज़ाहिर है हम एक ब्रीफ पीरियड के लिए अपने खसारों को फाइनेंस करा लेते हैं। जिन इस्लाहात का वो हमें कहते हैं इन अनदर पर्सपेक्टिव वो बुरी नहीं होती, अगर हम शायद कर लें तो हम दोबारा उनको सब्सक्राइब करने से बच जाएं। आप जैसे आई रिकॉल हम आपके साथ कराची में प्रोग्राम्स करते थे मुतअद्दिद दफ़ा, उस वक्त प्राइवेटाइजेशन का मामला आप बतौर हुकूमत वक्त चला रहे थे, नवाज शरीफ साहब की जो पिछली हुकूमत थी। और क्या ख्याल है आपका, उस वक्त काफ़ी अपोजिशन आई थी इसकी, जिसकी वजह से आपको भी इवेंचुअली फिर बैक ट्रैक कर जाना पड़ा था। पीपल्स पार्टी विच इज़ योर कोर एलाई दीज डेज, वो इसके बहुत मुखालिफ थे। व्हाट इज़ योर एजेंडा ऑन प्राइवेटाइजेशन टुडे सर? मैं नहीं था ज़ुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन के, हाँ, लेकिन 2 हफ्ते के लिए था, लेकिन बारह मतलब आपकी बात में सही है। लेकिन जब PIA हमने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो अगर आपको याद है कि 2 लोग जाम बहक हो गए। उसके बाद बिल्कुल, हाँ, जो उनकी यूनियन का धरना वगैरह कोई बाहर से कोई आता ही नहीं ना, कौन बिड करता जिस चीज़ के अंदर अभी इतनी कंट्रोवर्सी के 2 लोग जान से मर गए थे। और असद उमर साहब जो थे वो बहुत प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, और उन्होंने कहा था कि मैं आके सब सही कर दूंगा। और PTI के मैनिफेस्टो सपोर्ट करता था प्राइवेटाइजेशन को। नहीं, असद उमर बहुत खिलाफ थे प्राइवेटाइजेशन के। और स्टील मिल में आपको जाके उन्होंने कहा होगा कि मैं असद उमर जो है आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन फिर जब निकाला गया तो असद उमर उनके साथ नहीं खड़ा रहा। तो उस वक्त तो असद उमर साहब जो थे वो प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। PIA के एक्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि प्राइवेटाइज नहीं हो सकती है, हमको उस वक्त वो मानना पड़ा। उसके बाद फिर जब असद उमर वज़ीर ख़जाना बन गए तो उन्होंने एक पता नहीं को ख़जाना पाकिस्तान की कोई कंपनी बनाई। फिर जब वो 1 साल बाद चले गए तो एक U-टर्न आई और फिर हफीज़ शेख आए, उन्होंने सारा प्राइवेटाइज बनाई थी उन्होंने। फिर 2 साल तक हफीज़ शेख प्राइवेटाइजेशन करते रहे। खान साहब को कुछ पता नहीं, समझ नहीं थी कि समझ थी, या वो तो मईशत देखने नहीं आए थे, सिर्फ अंगूठियाँ लेने आए थे आई गेस। तो खान साहब को ये बात की समझ नहीं थी, तो खान साहब जो थे वो उन्होंने कहा कि चलो प्राइवेटाइज़ करेंगे। 2 साल तक प्राइवेटाइज़ करते रहे, प्राइवेटाइज़ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने फिर ख़जाना पाकिस्तान बनाएंगे, तो फिर ख़जाना पाकिस्तान पे चले गए। तो ये बात सही है, उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर कट नहीं थी इस मामले में। नहीं, क्लियर कट नहीं थी, 3 मरतबा क्लियर कट पॉलिसी थी, 3 मरतबा मुख्तलिफ पॉलिसी थी, लेकिन थी क्लियर कट, लेकिन U-टर्न लेते रहे बार बार। तो बट व्हाट इज योर्स? ऑब्वियसली हमारी हुकूमत की तो पॉलिसी एकदम प्राइवेटाइजेशन की है, एब्सोल्युटली। लेकिन प्राइवेटाइजेशन वेयर द लेबर इज़ नॉट मेड रिडंडेंट। पाकिस्तान में सोशल कोई सेफ्टी नेट नहीं है। तो अगर जो लोग काम कर रहे हैं और एक आदमी की उम्र 58 साल हो गई या 62 साल हो गई और उस इदारे में काम कर रहा है, और उसको अभी आप निकालेंगे और उसको 15 साल ज़िंदा है, 20 साल ज़िंदा रहना है या 25 साल ज़िंदा रहना है, तो वो क्या करेगा? बच्चे बीवी बच्चों की कैसी कफालत करेगा? तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट। और हम
प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन किसी एक इंसान को भी, किसी एक भाई या बहन को रिट्रेंच नहीं होने देंगे। यानी मैनेजेरियल उसकी साइड जो आपका शायद एक टाइम पे था प्लान के मैनेजेरियल उसके एस्पेक्ट्स को आप मतलब रिट्रेंच नहीं होने देंगे। आप देखें, जब आपने उनको करते हैं आप बाकी दीगर पूरी सही तरीके से प्राइवेटाइजेशन की है, जैसे बैंकों की प्राइवेटाइजेशन में जी जी, और मुझे याद है आप क्लियरली एतिसलात के साथ जो पीटीसीएल वाला था पूरा मामला, उसकी आप बहुत मिसाल देते थे उस वक्त। तो उसमें तो एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, बैंकों में बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। पीटीसीएल के अंदर तो कुछ मसाइल थे जो हफीज़ शेख साहब ने उनके ज़माने में की थी, तो $800 मिलियन अभी तक हमारे रह गए हैं उनके पास, तो वो तो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से सुकून था। लेकिन जो बैंकों की प्राइवेटाइजेशन हुई है बड़ी अच्छी हुई है। आज जितने भी बैंक्स थे वो हम जितने पहले पैसे कमाते थे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं और लोगों को भी ज़्यादा रखा है और तनख्वाहें भी अच्छी देते हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, मुझे चूंकि कहा जा रहा है दैट आई शुड वाइंड अप, मैं आखिरी एक आपका पार्टिंग नोट भी आ जाए, और दूसरा आपने शायद 2 मरतबा जिक्र किया है कि जो काम चलते थे या जो एलिगेशंस हैं कि अंगूठियाँ और ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, व्हेन इज़ योर गवर्नमेंट परस्यूइंग दिस इन फॉर्म ऑफ अ केस? देखें मोना, इमरान खान ने पूरे 4 साल जो है सिर्फ सियासी अपोजिशन को पकड़ना गवर्नेंस को समझा। वो समझते थे कि नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को जेल में डाल दूंगा तो गवर्नेंस बेहतर हो जाती है। गवर्नेंस से बेहतर नहीं होती आपको। तो मैं तो ये आपको ऐसे ही कह रहा था जब आप वो बात हो रही थी कि भाई अंगूठी भी हमने माशाल्लाह से चोरी करी, हमने 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस भी कर दिए, बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से फैसलाबाद के अंदर 70 करोड़ रुपए का घर भी लिया है, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन मेरा काम नहीं है प्रोसिक्यूट करना किसी को, ठीक है। वो जो भी इदारे हैं, FI है, नैब है, जो भी देखता है, मुझे नहीं पता कौन देखता है, ठीक है, किसको ये देखेगा, वो देखेंगे। यानी आप बतौर हुकूमत अपनी प्रायोरिटी रखेंगे सिर्फ गवर्नेंस पे और जी मेरा इन चीज़ों पे आपका ध्यान? मेरी बहन जिस महीने 20% फाइनेंस इन्फ्लेशन हो, उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर को इमरान खान की बेगम साहिबा की अंगूठी के ऊपर केस करने का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। सिर्फ ये तो आप लेकिन सेविंग सेड दिस, आई एम अ पॉलिटिशियन, और जितनी मुझे इन्होंने जेल में 5 महीने बंद किया है, यू विल टेक दैट बैक? क्या वही सारा हिसाब? नहीं, देखिए मतलब मैं खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कि कोई और बेगुनाह जेल में जाए, जी जी, लेकिन जो इन्होंने चोरी करी है उसकी बात तो ज़रूर करूँगा मैं। राइट, फेयर इनफ। जो और बहुत सारे वज़राओं ने चोरी करी है, मतलब जो एक पैसे लिए इन्होंने, मतलब ये वही वाली बात आ जाएगी सर। वो भी फिर यही कहेंगे जैसे आप कहते हैं कि वो 70 बिलियन का इल्ज़ाम लगाते थे, वो भी कहते थे, वो भी फिर ऑब्वियसली कहेंगे कि नहीं, 70 बिलियन का इल्ज़ाम जो है ना, आपके पास 4 साल हुकूमत थी तो दिखा देते ना, प्रूफ कर देते। मैं यही मेरा अर्ज है कि वो भी फिर आपको कहेंगे कि अगर आप केसेस नहीं बनाते या प्रोसिक्यूट नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो जेलों में डाला, केस बनाए मेरे ऊपर। हाँ, लेकिन कुछ निकला नहीं, ये बात है। हम और आप छोटी सी चीज़ थी, आप आके कौम को बता देते कि ये 41 सेंट के अंदर शायद अब्बासी ने टर्मिनल लगाया है। दुनिया में आप बता देते कि 35 में लगता है या 40 में, 30 में लगता है, लेकिन अगर दुनिया में 60 में लग रहा है और शाहिद अब्बासी ने 41 में लगाया तो उसको तमगा देना चाहिए या जेल में बंद करना चाहिए। तो ये बात है। चलिए नाज़रीन, इस दिलचस्प सवाल पे इस पूरी कॉन्वर्जेशन का अख्ताम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का कि उन्होंने हम बहुत एक कैंडिड गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वक्त निकाला। हमने कुछ फैक्चुअल और स्टेटिस्टिकल डेटा पे भी बात की, लेकिन इसके अलावा जो इसका सियासत से एक बहुत गहरा ताल्लुक है और दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है, उसके हवाले से भी बात की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।